नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और लेखपाल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप से खुद से करना है और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना था। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों, इस उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन की उपस्थिति कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति यानी कि उस स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की दर यानी कि जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की एक स्थिति समान हो, यानी कि जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों उच्च रहते हैं तो वहाँ पर स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिलों में तो सबसे अधिक संख्या चीनी की हैं, लेकिन सर्वाधिक नियोजित जनसंख्या की बात करें तो कपड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक जो है मिलें हैं, यानी कि इसमें हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक और उधार नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो दोस्तों, मौद्रिक और उधार नीति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। दोस्तों, हम बात करें तो भारत 1991 में, कब, वर्ष 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा था, यानी कि अनेक कई अर्थशास्त्रियों ने यह जो है बहुत बड़ी सबसे गंभीर आर्थिक संकट को माना था और उसी आर्थिक संकट को नए सुधार लाए और उसके अंतर्गत कई नीतियां अपनाई, जिसमें था हमारा उदारीकरण था, वैश्वीकरण था, निजीकरण था, केंद्रीकरण नहीं था, यही जो है कौन कौन थे, उदारीकरण था, वैश्वीकरण और निजीकरण थे। लेकिन जो केंद्रीकरण है ये हमारा आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी, यानी किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसकी रचना एडम स्मिथ ने की थी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है 1776 में हुआ था। दोस्तों, यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत ग्रंथ है। कौन? द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। कौन सा है? हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। दोस्तों, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर आपसे मौलिक अधिकारों छीने जाते हैं, तो आप मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, यानी कि भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसके तहत कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अपना उपचार करा सकता है, यानी कि वहाँ उपचार प्रदान कराने के लिए जा सकता है, यानी कि इसमें ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो है कौन है दोस्तों?
ऑक्सीटोसिन दोस्तों एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े के आवरण को दोस्तों फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। क्या? फुफ्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। स्कर्वी रोग स्कर्वी एसिड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दोस्तों कौन सा मतलब 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए यानी कि उनके विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो प्रोटीन जो है दोस्तों उनके विकास और वर्धन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारद धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायनमो एक यंत्र है, यानी कि डायनमो है इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों डायनमो एक यंत्र है जो कि ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अपने हाथ को बाहर फैला देना चाहिए, यानी कि अपना हाथ जो है दोनों हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक कौन थे? सरोजनी नायडू जी थी। कौन? सरोजनी नायडू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है दोस्तों ये रैखिक संघीय संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियम की खोज जो है 21 दिसंबर 1898 को मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, यानी कि इसमें जो है मैडम क्यूरी दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि संविधान की मूल रचना सिद्धांत यानी कि संविधान की जो मूल ढांचा है बुनियादी स्ट्रक्चर है उसका प्रतिपादन निम्नलिखित किस मुकदमे में किया गया था? तो दोस्तों उसका प्रतिपादन जो था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती हैं ऊपर का पानी छोड़कर, यानी कि ऊपर का पानी जम जाती है और नीचे का तापमान होता है, यानी कि शीतकालीन में दोस्तों झीलें जो होती हैं वो जम जाती हैं, यानी कि जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री पर आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है तब जो है झीलें और तालाबों का पानी जम जाता है। और दोस्तों ऊपरी सतह तो बर्फ़ में बदल जाती है, लेकिन जो निचली सतह होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के रूप में काम करती है, यानी कि नीचे का पानी जो होता है उसका जो है तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है दोस्तों? तो डायोराइट जो है दोस्तों ये एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है?
तो हमारी भूमध्य रेखा जो है दोस्तों ये केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव आदि देशों से गुजरती है, लेकिन जो मैक्सिको है दोस्तों यहाँ से हमारी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका परिणाम यह है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय। दोस्तों ये जो जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग गिरती है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है पल्सर होते हैं। पल्सर दोस्तों क्या होता है? पल्सर की बात करें तो दोस्तों ये एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। दोस्तों यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की तरफ बीम उत्सर्जित करता है। दोस्तों तेजी से घूमने के कारण इसे पल्सर कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करना है, यानी कि शहर एक तरफ दिया गया, इस तरफ नदी दी गई है, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। क्वेश्चन क्या है? जबलपुर की बात करें तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? नर्मदा। पेरिस शहर की बात करें तो पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे है। लंदन की बात करें तो दोस्तों लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है। और लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है, यानी कि 2314 ये हमारे 2341, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।